हो गया? अच्छा, व्हाट इज कम्युनिकेशन? इट इज द, मत बोलो मैं बोलो, इट इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन एक बंदे को दूसरे बंदे को अगर देना पड़ता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी अगर कम्युनिकेशन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? इफ आई एम द रिसीवर एंड इफ इज द रिसीवर एंड आई एम द ट्रांसमीटर, मैं अगर ट्रांसमिट कर रहा हूँ और ये रिसीव कर रहे हैं, दोनों का लैंग्वेज क्या होना चाहिए? सेम। ये तो समझेंगे कैसे? सब कम्युनिकेट करते हैं, हम भी कम्युनिकेट करते हैं, एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो अभी कम्युनिकेशन का जो हिस्ट्री है तो खतरनाक है, लंबा चौड़ा है, सबको पता है, उसमें मैं जाऊंगा नहीं, उसे बुक्स में लिखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उसमें कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। क्या बोला मैंने? कम्युनिकेशन में 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक जिससे इंफॉर्मेशन निकलता है, सोर्स या ट्रांसमीटर। दूसरा रिसीवर, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। और तीसरा क्या है? ट्रांसमीटर से रिसीवर तक लेके जाने वाला रूट, रास्ता, मीडियम, उसको हम क्या बुलाते हैं? चैनल बुलाते हैं। चैनल, सिंपल, ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंड देयर हैज टू बी अ चैनल बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर व्हिच विल कैरी द इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? अच्छा, फॉर एग्जांपल जीरो गाना गा रहे, जब गाना गाते हैं तो एक माइक होता है ना, माइक का काम क्या है? एम्पलीफाई, तो वो एम्पलीफायर करता है। माइक का काम क्या है मैं बताता हूँ। अगर तुम कोई गाना गाते हो, दैट्स अ वॉइस सिग्नल। वॉइस सिग्नल को भेजना तारों के थ्रू, वाइट्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो वॉइस सिग्नल को पहले उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। माइक वही काम करता है। माइक तुम्हारे वॉइस को, सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सिग्नल? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इट इज ए वेरिंग वोल्टेज और करंट। इट इज ए वेरिंग वोल्टेज और करंट। बात समझ में आया? और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसको फीड किया जाता है? एम्पलीफायर को फीड किया जाता है। सुना होगा तुम लोगों ने, पढ़ा है हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स में, एम्पलीफायर। तो वो एम्पलीफाई करता है। देखो मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि वॉइस सिग्नल हो या तुमको पिक्चर भेजना, फोटो भेजना चाहते हो, तो तुम क्या इमेजिन करते हो? फोटो जाता है क्या वॉल के थ्रू? जाता नहीं है ना। फोटो का जो इन्फॉर्मेशन उसमें, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और उसको चैनल के थ्रू भेजा जाता है। अभी कैसा चैनल चाहिए वो डिपेंड करता है कि कैसा इन्फॉर्मेशन है। इज दैट क्लियर? ओके, तो चैनल बहुत टाइप के हो सकते हैं। तार हो सकता है, वायर्स, केबल्स हो सकता है, या स्पेस हो सकता है। स्पेस, रेडियो वेव्स स्पेस के थ्रू ट्रैवल करता है। इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रैवल करता है ना। ऑप्टिकल फाइबर का इंटरनेट का स्पीड होता है ना, उसमें केबल के थ्रू भी करता है। आजकल के टाइम में तो जियो फाइबर नहीं सुना तुम लोगों ने? जियो फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, राइट? अभी नहीं बताऊंगा, अभी कम्युनिकेशन पढ़ाने दो, ऑप्टिकल फाइबर बाद में, ठीक है ना? बाद में जब मैं ब्रेक दूंगा तब बताऊंगा। फाइबर है बस, उसमें एक्चुअली TIR का फंडा यूज़ किया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? तो अभी उसमें जाऊंगा नहीं मैं, बट समझ में आ गया ये। और ये हो गया शॉर्ट में ब्लॉक डायग्राम। ये कौन है? इंफॉर्मेशन या सोर्स, गाना, पिक्चर, वीडियो, ठीक है? उसको सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और किसको फीड किया जाता है? ट्रांसमीटर। अच्छा, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कौन करता है? एक डिवाइस करता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांस लिखने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसड्यूसर। इज दैट क्लियर? वो क्या करता है? वो तुम्हारे गाने को या पिक्चर को या वीडियो को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ट्रांसमीटर को देता है। ट्रांसमीटर में एंटेना लगा हुआ रहता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल एंटेना क्या करता है? चैनल के थ्रू, चैनल इन दिस केस एंटेना लगा हुआ तो स्पेस हो गया, उसके थ्रू क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को भेजता है। तो स्पेस इन दिस केस विल बिहेव लाइक ए चैनल। इज दैट क्लियर? लेकिन जब कोई मैसेज या कोई इंफॉर्मेशन किसी चैनल के थ्रू पास करता है, रास्ते में उसके साथ बाकी इंफॉर्मेशंस भी ओवरलैप हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। बात समझ में आया? तो उस चीज़ को हम बोलते हैं नॉइस। क्या बोलते हैं हम? बहुत ज़्यादा मिक्सअप होगा तो ओरिजिनल सिग्नल जो है वही करप्ट हो जाता है। एक लिमिट तक तुम नॉइस को बाद में फिल्टर कर सकते हो, लेकिन नॉइस क्या है? जब वो चैनल के थ्रू पास करता है, ऐसा कोई सोर्स हो सकता है जो कि चैनल के अंदर ही हो, ऐसा कोई सोर्स हो सकता है जो कि चैनल के बाहर हो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो तुम भेज रहे हो उसके साथ क्या कर सकता है? ओवरलैप कर सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उस एक्स्ट्रा अनवांटेड सिग्नल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं, राइट? तो फाइनली कहाँ तक पहुँचता है? रिसीवर के पास पहुँचता है। लेकिन रिसीवर के पास जो पहुँचा है वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुँचा है, तुमको तो गाना सुनना है उस तरफ, समझ में आता ही नहीं आता।
तो रिसीवर में एक तो फिल्टर होता है जो कि नॉइस को फिल्टर करता है, और दूसरा क्या होता है ट्रांसड्यूसर। अगेन ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उसके एक्चुअल ओरिजिनल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। गाना है तो गाना में कन्वर्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वीडियो है तो वीडियो में, पिक्चर है तो पिक्चर में, और फाइनली किसको सप्लाई कर देगा, यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरी तरफ जो बंदा खड़ा हुआ है जिसको चाहिए इन्फॉर्मेशन उसको सप्लाई कर देगा, राइट। तो बेसिकली फिर से क्वेश्चन आ सकता है, 3 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसमीटर, रिसीवर, चैनल, है ना कहानी। पॉज। इसलिए सो देयर आर 2 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन जो में जो हम बात करते हैं, 1 ट्रांसमीटर 1 रिसीवर, इस कॉल्ड एज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू। लेकिन जो हम रेडियो में गाना सुनते हैं उसको हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसमीटर एक ही होता है लेकिन रिसीवर अनेक होते हैं। समझ में आ रहा नहीं यार? इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट। याद रहेगा? ओके सुनो नेक्स्ट कहानी, एलिमेंट्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन। निहार सबसे पहले क्या आया, ट्रांसड्यूसर क्या करता है पहले बता चुका हूँ। तुमने गाना गाया, फोटो भेजना चाहते हो, वीडियो भेजना चाहते हो, वैसे उस फॉर्म में तुम भेज नहीं सकते, तुम उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करोगे। सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है, इट्स आइदर ए वोल्टेज और ए वेरिंग करंट, जिसमें वो इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ रहता है, उसको तुम भेजते हो, ठीक है। ट्रांसड्यूसर ट्रांसमीटर में भी होता है, रिसीवर में भी होता है। इज दैट क्लियर? ट्रांसमीटर में क्यों होता है कि पहले तुमने उसको जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चैनल के थ्रू पास करके फाइनली जब वो रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेगा, देगा ट्रांसड्यूसर को, ट्रांसड्यूसर फिर से उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करके फाइनली एंड यूज़र को दे देगा। ख़त्म ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्या हो गया, सिग्नल। सिग्नल क्या है, गाना, वॉइस, मैसेज, वो सिग्नल नहीं है। एक बार तुमने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट एज सिग्नल। सिग्नल कितने टाइप्स के हो सकते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस में, लॉजिक गेट्स में। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सिग्नल, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल कैसा सिग्नल होता है, एक साइन वेव इमेजिन करो, तो वोल्टेज का फंक्शन अगर एक साइन वेव जैसा है, इसका मतलब क्या है, 0 वोल्ट भी खिला रहे हो इक्विपमेंट को, 0.1 भी खिला रहे हो, 0.2 भी खिला रहे हो, 0.3 भी खिला रहे हो, एनीथिंग बिटवीन 0 to, फॉर एग्जांपल पीक उसका 5 वोल्ट में है, तो 0 से लेके 5 के अंदर में जितना भी वोल्टेजेस है सब तुम फीड कर रहे हो, उसको हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। डिजिटल, देयर आर ओनली 2 इनपुट्स, आइदर लो इनपुट और हाई इनपुट। लो इनपुट फॉर एग्जांपल 0 वोल्ट, हाई इनपुट इज व्हाट, 5 वोल्ट, इसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट क्या हो गया, नॉइस। नॉइस पहले ही बता चुका हूँ, जब वो सिग्नल चैनल के थ्रू पास करता है तो बाहर से कुछ अनवांटेड सिग्नल्स उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और उसको करप्ट कर देते हैं, उसको हम नॉइस बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रांसमीटर, पता ही ट्रांसमीटर क्या है, वो तुम्हारे सिग्नल को प्रोसेस करके चैनल में भेजता है। कैसा प्रोसेसिंग, एक बार तो ट्रांसड्यूसर होता है उसके अंदर, वो उसको ओरिजिनल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अगर तुम इस सिग्नल को भेजना चाहोगे तो उसको एनर्जी दे के भेजना पड़ेगा, बिकॉज जब वो जाएगा इट विल लूज एनर्जी। तो उसके अंदर एक एम्पलीफायर भी होता है। कौन सा एम्पलीफायर सर, वही जो हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस में, जो सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। बात समझ में आया, ज़्यादा एनर्जी दे के भेजता है। कहाँ से आता है उसके पास ये एनर्जी, वो जो डीसी बैटरीज लगाते हैं हम लोग, VCC, VBB, याद है, वो सब वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में, ट्रांसमीटर का ये काम है। रिसीवर सेम काम करता है बट इन द ऑपोजिट वे, रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है। एट्यूनेशन क्या है, एट्यूनेशन इज द लॉस ऑफ एनर्जी। सिंपल है यार, जब चैनल के थ्रू पास करेगा वो एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा ही नहीं होगा। दैट लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द सिग्नल इज कॉल्ड एज व्हाट, एट्यूनेशन। अगर ज़्यादा लॉस हो गया ना तो रिसीवर में पहुंचने के बाद वो सिग्नल डिटेक्ट ही नहीं होगा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट इज व्हाट, एम्पलीफिकेशन। बोल चुका एम्पलीफिकेशन क्या है। इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस एट्यूनेशन, एम्पलीफिकेशन किया जाता है। बढ़िया से लिखा हुआ तुम्हारे NCERT में, बस कहानी समझो, राइट। एम्पलीफिकेशन क्यों चाहिए सबको पता चल चुका है, सिंपल सा है सर। जब वो सिग्नल चैनल के थ्रू ट्रैवल करता है वो एनर्जी लॉस करता है। हम चाहेंगे कि वो जब तक रिसीवर तक पहुँचे तब तक उसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो सो दैट इट कैन बी डिटेक्टेड, तो हम उसको एम्पलीफाई करके भेजते हैं। रेंज, बोलो रेंज क्या है, कहाँ तक पहुँचेगा, जितने डिस्टेंस तक तुम इस इंफॉर्मेशन को भेज पाते हो, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रिसीवर एंड द
ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, उसको हम रेंज बोलते हैं। बैंडविड्थ, अच्छा बैंडविड्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल का मतलब क्या है, देखो वॉइस सिग्नल जो होता है, सिग्नल तो बेसिकली हर एक सिग्नल का खुद का एक फ्रीक्वेंसी होता है ना, साउंड का एक फ्रीक्वेंसी होगा, साउंड सिग्नल भेजना चाहोगे कुछ था ना 20 हर्ट्ज टू 20,000, राइट, तो उसी ऑडिबल, हाँ उसी रेंज में तुमको साउंड फ्रीक्वेंसी भेजना पड़ेगा। सिमिलरली अगर फोटो पिक्चर भेजना चाहते हो, उसका अलग एक रेंज ऑफ सिग्नल्स मतलब फ्रीक्वेंसीज होगा कि इसी फ्रीक्वेंसी में तुमको भेजना है, राइट। पिक्चर होगा तो उसका खुद का फ्रीक्वेंसी होगा, समझ में, वो जो रेंज है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं, बैंडविड्थ ऑफ दैट सिग्नल, कैसा सिग्नल उस पर डिपेंड करता है। कोई डाउट? सिंपल, ओके। नेक्स्ट क्या है, मॉड्यूलेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पर अलग सा एक टॉपिक ही है व्हेन यू टॉक अबाउट मॉड्यूलेशन। देखो मॉड्यूलेशन क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या है कि हमको जो मैसेज सिग्नल भेजना होता है ना, उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। अभी तो ऊपर ऊपर से बोलूँ, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है। फ्रीक्वेंसी कम मतलब लैम्डा बहुत ज़्यादा, इज दैट क्लियर? तो ये बताओ कि 20 किलो हर्ट्ज का अगर फ्रीक्वेंसी है तो एंटेना का साइज कितना चाहिए होगा? करो तो ऐसे टेंटेटिव कितना होगा जल्दी से? 20 किलो हर्ट्ज, तो लैम्डा कितना होगा इन मीटर्स? पॉज करना, ठीक है ना। तो 20 किलो हर्ट्ज का अगर फ्रीक्वेंसी है तो लैम्डा कितना होगा? 1.5 इंटू मीटर्स। हाँ, तो आगे जाके मैं तुमको बताऊंगा कि जो एंटेना जो इसको भेजता है ना, उसका साइज शुड बी कंपेरेबल टू द लैम्डा, और एटलीस्ट लैम्डा बाय 4। इतना बड़ा एंटेना बनाना पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, समझ में आया? इज दैट क्लियर? फ्रीक्वेंसी अगर 20 किलो हर्ट्ज है, लैम्डा बहुत बड़ा, एंटेना का साइज भी कंपेरेबल होना पड़ता है, तब जाके इफेक्टिव ट्रांसमिशन होता है। तो ऐसा एंटेना बनाना पॉसिबल है ही नहीं, बात समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, जब सिग्नल भेजा जाता है तो हम एक कैरियर वेव लेके आते हैं, कैरियर वेव जो कैरी करेगा, और उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, समझ में आया? उस कैरियर वेव में हम क्या करते हैं, हम अपने ओरिजिनल मैसेज को सुपर इम्पोज कर देते हैं। कैसे करते हैं वो बताऊंगा मैं, उसमें डाल देते हैं। तो एज ए होल उस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बहुत मेगा हर्ट्ज के रेंज में चला जाता है, मेगा हर्ट्ज। तो लैम्डा का जो वैल्यू आता है अराउंड 300-400 मीटर जैसा आता है, समझ में आया ना? तो अराउंड दैट साइज तुम एक एंटेना आराम से बना सकते हो। तो ये जो तुमने एक कैरियर वेव लाया जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, जिसमें इसमें तुमने क्या किया, अपने मैसेज सिग्नल को डाला, इनपुट डाला, मिक्स किया, सुपर इम्पोज किया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। You basically have a carrier wave which has got a very high frequency, and you know the limitation, if the frequency is very less, lambda will be very high, and we know that for effective transmission the size of the antenna has to be comparable to the wavelength of light, or at least lambda by 4, comparable to lambda by 4. Such a big antenna is not possible to be constructed, so we have a carrier wave which has got a very high frequency. We mix, मैं थोड़ा और बता ही देता हूँ, एक वेव का 3 फीचर्स होते हैं, एक तो होता है उसका एम्पलीट्यूड, एक तो होता है उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो किसी तरीके से अगर हम उसके एम्पलीट्यूड को वैरी कर दें, एम्पलीट्यूड के साथ हम अपना मैसेज सिग्नल डाल सकते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो मैंने क्या बोला, एम्पलीट्यूड में इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, या उसके फ्रीक्वेंसी में अपनी इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं, या तीसरा वाला क्या, फेज, फेज में हम उसकी इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी है इसमें, आगे जाके दिखाऊंगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। फाइनली रिसीवर के पास जो वो मैसेज पहुंचेगा, तब तो तुमको उसको कैरियर वेव को हटाना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, और एक्चुअल मैसेज को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, रिपीटर। रिपीटर, ये दिख रहा है डायग्राम, रिपीटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। देखो तुमने एक सिग्नल भेजा अपने रेडियो स्टेशन से, तो जाते जाते उसका एनर्जी घट जाएगा, ताकि उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा ना घटे, हम बीच में और एक टावर खड़ा कर देते हैं जिसमें एक रिसीवर होता है और एक एम्पलीफायर होता है, और एक रिसीवर और एक एम्पलीफायर और एक ट्रांसमीटर। तो वो सिग्नल को रिसीव करता है, फटाफट एम्पलीफाई करता है, फिर से भेजता है। तो आगे जाते जाते फिर से जब डिक्रीज होता है और एक रिपीटर रख देते हैं। बीच में पहाड़ आ गया, पहाड़ तो रोक देगा सिग्नल को, तो हम उसके ऊपर एक रिपीटर लगा देते हैं ताकि उसको रिसीव करे, एम्पलीफाई करे और फर्दर
आगे भेजती है। तो रिपीटेड यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने रेंज ऑफ कम्युनिकेशन को इंक्रीज कर देते। ठीक है, कोई डाउट? ना स्ट्रेस में क्यों दिख रहा है? ठीक, पॉज। ओके फाइन। तो मैं ये बता रहा हूँ कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स एंड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम एनालॉग सिग्नल्स को सुपर इम्पोज करें, विल फाइनली एंड अप विथ ए रेक्टेंगुलर शेप ऑफ डिजिटल सिग्नल। कैसे? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के, क्या बोला मैंने, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के एनालॉग सिग्नल्स को मिला दूँ, सुपर इम्पोज कर दूँ, तो मुझे एक डिजिटल सिग्नल मिलेगा। या अगर हम एक डिजिटल सिग्नल को डिकम्पोज करते हैं, मतलब तोड़ दे, डिसइंटीग्रेट करते हैं, तो मुझे बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के एनालॉग सिग्नल्स मिलेंगे। उसका फील देने के लिए तुमको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। ये जो है बड़ा वाला कर्व, इसका फ्रीक्वेंसी नो नॉट, और सेकेंड वाला कहाँ पे? अच्छा मैं बता देता हूँ, डायग्राम छोड़ो। एक फ्रीक्वेंसी नो नॉट, नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2 नो नॉट, मतलब 2 बार ऑसिलेशन आएगा, 3 यूनिट में 3 बार आएगा, ऐसा करके आएगा ना। तो जस्ट इमेजिन करो कि अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स ले लेता हूँ, नो नॉट, 2 नो नॉट, 3 नो नॉट, 4 नो नॉट, समझ में आया? तो फाइनली यहाँ पर ये शेप दिख रहा है तुमको। इन सारे वेव्स को मैं सुपर इम्पोज कर दूँ तो ये वाला जगह एक स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं बनेगा? यहाँ पर भी अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स को सुपर इम्पोज कर दूँ, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई डिजिटल सिग्नल है, वी कैन से इट इज मेड अप ऑफ सुपरपोजिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइनसोइडल सिग्नल्स with different frequencies, with all range of frequencies, नो नॉट, 2 नो नॉट, 3 नो नॉट, सारे frequencies up to infinity, जितने सारे frequencies हो सकते हैं उनको अगर मैं सुपर इम्पोज कर दूँ तो मुझे ये रेक्टेंगुलर शेप का डिजिटल सिग्नल मिल जाएगा, राइट? लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमको इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज को सुपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे थोड़ा बहुत भी हार्मोनिक्स मिल जाता है ना, गुड नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, तो वो एक अच्छा खासा रिकॉग्नाइजेबल डिजिटल सिग्नल बना देगा। अगर परफेक्ट डिजिटल सिग्नल चाहिए तो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज तक जाना पड़ेगा तुमको, बट प्रैक्टिकली रियल लाइफ में काम चलाने के लिए कुछ हार्मोनिक्स से काम बन जाता है, तुमको एक रिकॉग्नाइजेबल डिजिटल सिग्नल मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? पक्का? कंटिन्यू, ठीक है? सिग्नल्स आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट? अभी उनका प्रोपोगेशन कैसा वो डिस्कस करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोपोगेशन। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर फ्रीक्वेंसीज कम होते, लोअर फ्रीक्वेंसीज पे लैम्डास बहुत बड़ा होता है, और अगर तुमको उस मैसेज सिग्नल को इफेक्टिवली ट्रांसमिट करना है, एंटेना का साइज शुड बी कंपेरेबल टू 1/4 ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। तो अगर तुमको लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंटेना के थ्रू भेजना है, एंटेना का साइज इतना बड़ा होता है कि दे आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। बहुत बड़ा चीज़ है तो बहुत ऊपर कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते, इट्स लोकेटेड वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। बात समझ में आया? अभी ऐसा कोई एंटेना जब कोई सिग्नल भेजेगा, सिग्नल इज नथिंग बट ए वोल्टेज और ए करंट। लेट्स थिंक इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, समझने में आसान होगा। जब ये वेव जाएगा, इट्स बिकॉज दिस एंटेना इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। ये जो वेव है दिस विल ग्रेज अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करके निकलेगा ये वेव। बात समझ में आया? और ये वेव क्या है? दिस वेव इज नथिंग बट ए वोल्टेज। तो जब वो ग्राउंड के अलोंग रेस करके निकलेगा तो ग्राउंड में करंट इंड्यूस करेगा या नहीं? ग्राउंड में तो फ्री चार्जेस है, तो करंट में भी क्या, ग्राउंड में भी क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। और खुद सोच के देखो, अगर ग्राउंड में करंट प्रोड्यूस हो रहा है मतलब तुमने उसको एनर्जी दिया होगा। कहाँ से आया भाई ये एनर्जी? इस वेव से आया है, विच विल रिजल्ट इन टू इट्स एट्यूनेशन। एट्यूनेशन इज व्हाट? लॉस ऑफ एनर्जी बाय द वेव, राइट? तो ग्राउंड वेव का एक ये पंगा है कि अगर इफ एंटेना इज लोकेटेड वेरी क्लोज तो वो ग्रेस करके जाता है ज़मीन को, और जब ग्रेस करके जाएगा ज़मीन में क्या होता है? करंट प्रोड्यूस कर देता है, एनर्जी लॉस कर जाता है, और जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा एट्यूनेशन होगा, ठीक है ना? जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वेव। ग्राउंड वेव कैसे याद रखोगे? ग्राउंड को ग्रेस करके जाता है। क्यों ग्राउंड वेव? बिकॉज फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, एंटेना बहुत बड़ा होता है कि दे आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। समझ में आया? एक तो ये है। दूसरा क्या हो गया? स्काई वेव। अभी हमने फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा दिया। फॉर ए फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज ऑफ ए फ्यू मेगाहर्ट्ज टू 30 to 40 मेगाहर्ट्ज, मतलब ऐसा समझ लो कि कुछ मेगाहर्ट्ज से अपर लिमिट क्या होगा? 40 मेगाहर्ट्ज फॉर एग्जांपल।
इस रेंज के जो सिग्नल्स है, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के जो सिग्नल्स है, उन वेव्स के प्रोपोगेशन को हम स्काई वेव्स भी कहते हैं। TIR याद है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रे जाता है फिर रिटर्न आ जाता है। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं बताता हूँ होता क्या है कि ऊपर देखो, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट्स द पेनिट्रेशन पावर। फोटॉन्स का एनर्जी h nu होता है, तो जितना ज़्यादा nu उतना ज़्यादा एनर्जी, उतना ज़्यादा पेनिट्रेट करने का कैपेसिटी। बात समझ में आया? तो इस फ्रीक्वेंसी के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं उनके पास एनर्जी तो होता है, लेकिन आयोनोस्फीयर को पेनिट्रेट करके निकलने का एनर्जी नहीं होता। कहाँ तक? 40 मेगाहर्ट्ज के नीचे वाले फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। उसका अगर तुम ऊपर शूट करोगे, वो लोग एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके बाहर जा नहीं पाएंगे। अभी 50, 60, 70, 80 करोगे तो पेनिट्रेट करके निकल के चला जाएगा। दे विल गो दिस वे। लेकिन तुम्हारा इंटेंशन क्या है? तुम्हारा इंटेंशन है कि यहाँ से तुम सिग्नल भेजोगे और यहाँ तक पहुँचना चाहिए। निकल के चला ही गया तो पहुँचेगा कैसे? राइट? तो ये रिटर्न कब आता है? जब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 40 मेगाहर्ट्ज से क्या हुआ? कम होता है, तो ये रिफ्लेक्शन होता है। कहाँ पर होता है? आयनोस्फीयर में होता है। आयनोस्फीयर कहाँ पर मिलता है? 65 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस एंड 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। आयोनोस्फीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आयन्स पाए जाते हैं। किसका आयन्स? एयर मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं। कैसे एयर मॉलिक्यूल्स आयनाइज होते हैं? सन से जो अल्ट्रावायलेट लाइट आता है या हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते हैं, वो आके एयर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है? आयोनाइज कर देता है। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन कहाँ पर होगा? टॉप में होना चाहिए, वहाँ पर नहीं होता। बिकॉज अगर हम ऊपर बहुत चले जाते हैं ना, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर का डेंसिटी बहुत कम होता है, मॉलिक्यूल्स ही नहीं होता, तो इतना ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा नहीं। तो तुम बोलोगे सर तब तो अर्थ के सामने होगा सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन। यहाँ पर भी नहीं होता। अर्थ के सामने इवन दो मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना रेडिएशन पहुँच ही नहीं पाता। तो समवेयर इन बिटवीन, इन द इंटरमीडिएट रीजन, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन होता है। इज दैट क्लियर? तो इसमें होता क्या है? वेव तो निकलता है, लेकिन लाइक TIR रिफ्लेक्ट होकर फिर नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से मैसेज सिग्नल को भेजा जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, स्पेस वेव। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था? फ्रीक्वेंसी बहुत कम था, तो लैम्डा बहुत बड़ा था, एंटेना बहुत बड़ा है, तो ज़्यादा ऊपर हम लेके नहीं जा पाए। लेकिन अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना ये फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा क्या होगा? छोटा होगा। लैम्डा छोटा तो एंटेना का साइज, तो एंटेना का साइज छोटा, तो उसको हम बहुत ऊपर लेके रख सकते हैं, बहुत ऊपर। दिस इज वेरी हाई। इतना है कि अर्थ का कर्वेचर इंपॉर्टेंट हो गया है। यहाँ पर मैंने फ्लैट बनाया है, अगर मैंने ऐसा कर्व बनाया, इसका मतलब क्या है? ये बहुत लंबा है कि कर्वेचर इफेक्ट में आ रहा है, कंसिडर करना पड़ रहा है। तो ऐसे कम्युनिकेशन में देयर इज ए लिमिटेशन, बिकॉज जहां तक ये अर्थ का कर्वेचर बीच में आके सिग्नल को क्या करेगा? रोक सकता है। समझ में आया? जिसको हम लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट मतलब जहां तक दिखाई देगा वहां तक जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? तो ये दिखने में तो छोटा है, लेकिन एक्चुअली बहुत ऊपर है। तो अगर इसका हम रेंज निकालना चाहते हैं, dt निकालने का तरीका क्या है? ट्वाइस dt इज dm। एक्चुअली ट्वाइस dt नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर ht है, यहाँ पर hr है, निकालना पड़ेगा मतलब इसे। तो कैन यू से दिस इज रेडियस एंड यहाँ से यहाँ तक का a b c, कैन आई से हाइपोटेन्यूज इज r प्लस ht? बोलो भाई, कैन आई से दिस इज r? So can I find out dt? By Pythagoras theorem, dt square is equal to what? r plus ht the whole square plus r square। दिख रहा है ना तुमको? इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा? सॉरी माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना? इसको अगर खोलेंगे तो क्या मिलेगा? r स्क्वायर प्लस ht द होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर ht माइनस आर स्क्वायर। ये चला गया। अभी ये जो ht द होल स्क्वायर है ना, इसके सामने ये क्वांटिटी बहुत ही छोटा है। रेडियस ऑफ अर्थ के साथ तुमने ht मल्टीप्लाई किया भाई, और ht स्क्वायर है हाइट ऑफ द एंटेना। किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? अर्थ के रेडियस के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो ht को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और dt का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर ऑफ 2r ht। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इट इज रूट ओवर ऑफ 2r ht, और यहाँ से
यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसका भी एक्सप्रेशन ऐसा ही होगा, एच टी की जगह सिर्फ एच आर आ जाए। समझ में आया? इस तरीके से हम रेंज निकाल सकते हैं। कोई डाउट? यहाँ तक सबको समझ में आया? गानियुल, मॉड्यूलेशन कौशिक क्या समझ में आया ना? क्या है बता? मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अगर वेव का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, लैम्डा बहुत ज़्यादा होता है, और एंटेना का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होगा, बिकॉज इट हैज़ टू बी कंपेरेबल टू लैम्डा बाय 4, राइट? सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट दैट मैसेज सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। दैट इज़ द रीजन ऑफ फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन। क्या लिखा है? साइज ऑफ एंटेना और एरियल। एरियल मतलब एंटीना, पाउडर नहीं है, ठीक है ना? समझ में मैंने क्या कहा? क्लियर? नेक्स्ट जो है इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटेना, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है, जो पावर रेडिएशन होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से लैम्डा कम होगा, लैम्डा कम होगा तो पावर ट्रांसमिशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, सिग्नल भी बेटर ट्रांसमिट होगा। इज दैट क्लियर? और तीसरा जो रीजन है मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक सिग्नल भेज रहा है, मैं भी एक सिग्नल भेज रहा हूँ और सबका फ्रीक्वेंसी लो है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस सिग्नल्स में मिक्स अप। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? लेकिन अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी में काम करें, तुम बोलो 100 और 200 में कितना गैप है, कितना बैंडविड्थ है? 100 का बैंडविड्थ है, लेकिन 1000 एंड 2000 में कितना बैंडविड्थ है? 1000 का बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ मतलब इतने सारे फ्रीक्वेंसीज उसके अंदर घुस सकते हैं। तो अगर हम लो फ्रीक्वेंसी में काम करें तो देयर आर चांसेस कि अलग अलग सोर्सेज का फ्रीक्वेंसीज, सिग्नल्स का जो फ्रीक्वेंसीज है या सिग्नल्स जो है वो क्या कर जाए? मिक्स हो जाए, राइट? तो हम चाहेंगे कि हमारा सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो। बहुत हाई होने से क्या होगा? हमको अच्छा खासा बैंडविड्थ मिलेगा। मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज में अगर काम करेंगे तो 1 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज के बीच में कितना गैप है? बहुत बड़ा गैप है, राइट? तो इतना हाई सिग्नल पे, इतना हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर हम काम करेंगे ना, तो हम इंडिविजुअल सिग्नल को एक बैंडविड्थ ऑफर कर सकते हैं कि तुम 1 से 2 मेगाहर्ट्ज के अंदर ट्रांसमिट करोगे, ये 3 से 4 मेगाहर्ट्ज के अंदर ट्रांसमिट करेगा, ये 5 से 6 मेगाहर्ट्ज के अंदर ट्रांसमिट करेगा। तो सबका फ्रीक्वेंसीज क्या है? अलग अलग, और मिक्सअप नहीं हो। इसका भी रीज़न क्या है? कि हमको हाई फ्रीक्वेंसी में काम करना है, सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में भेजना है। तो ये हो गया 3 नेसेसिटीज़। इज दैट क्लियर? आगे जाके हम ये पढ़ेंगे कि मॉड्यूलेशन करते कैसे हैं, ठीक है? सो वी टॉक्ड अबाउट मॉड्यूलेशन। और एक बार कह रहा हूँ कि ये हमारा कैरियर वेव है, और इसका स्पेशलिटी क्या है? इसका फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ा है। C∑T सिग्नल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है, AC कैरियर वेव का स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ω तो पता ही है फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ा है, फाई है फेस। तो इस कैरियर वेव के अंदर हमको अपना मैसेज सिग्नल के इंफॉर्मेशन को डालना है। तो इधर मैं इस कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को अपने मैसेज के अकॉर्डिंग वेरी करा सकता हूँ, या उसके फ्रीक्वेंसी को वेरी करा सकता हूँ, या उसके फेस को वेरी करा सकता हूँ। किसको वेरी करवा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा मॉड्यूलेशन बुलाएंगे उसको। अगर हम एम्पलीट्यूड को वेरी करवा रहे हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी को वेरी करा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस को वेरी करवा रहे हैं तो फेस मॉड्यूलेशन, राइट? लेकिन हमको सिर्फ हमारे चैप्टर में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही पढ़ना है। दिख रहा है ऊपर? दैट इज ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा जिगजैग है, दिख रहा है ना? और नीचे हमारा ये मैसेज सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, लो फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? तो हमको क्या करना है? हमको इस पर्टिकुलर कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड के अंदर अपने मैसेज को सुपर इम्पोज करना है। तो फाइनली इन दोनों को सुपर इम्पोज करने के बाद हमको कुछ ऐसा मिलता है। तो बेसिकली हमने क्या किया है? हमारे कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड के एनवेलप को अपने मैसेज सिग्नल जैसा वैरी करवाया है। बिकॉज इस पर्टिकुलर सुपर इम्पोज्ड वेव के एनवेलप को चेक करो, एनवेलप, बाउंड्री जो है वो क्या? वही तो हमारा मैसेज सिग्नल। फील आया मैंने क्या कहा? दैट मीन्स हमने अपने कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या करवा दिया? वैरी करवा दिया। इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इज दैट क्लियर? पक्का? अभी फटाफट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मैथमेटिक्स देख लेते हैं। ये कैरियर वेव का फंक्शन है AC sin ω/t। ω/c बहुत बड़ा है, ये मैसेज सिग्नल है, दिख रहा है ना? AM sin
ओमेगा एम इंटू टी। हम कर रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो हम AC के साथ अपने मैसेज को सुपर इम्पोज कर देंगे। तो कैरियर वेव में मैसेज सिग्नल डाल दिया, AC के साथ हमने अपने मैसेज को सुपर इम्पोज कर दिया, AC प्लस AM साइन ओमेगा एम इंटू टी, और बाहर जो साइन ओमेगा सी इंटू टी था अभी भी है। समझ में आया? ओके। फिर यहाँ से AC कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर AM बाई AC बन गया, बोलो, और साइन ओमेगा सी इंटू टी बचा। ये जो AM बाई AC इसको हमने म्यू लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इस पे क्वेश्चन आया है। AM इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, AC इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। इज दैट क्लियर? कुछ नहीं है, देखो AC इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी लिख दिया, AC इंटू म्यू साइन ओमेगा एम इंटू टी साइन ओमेगा सी इंटू टी, ये लिखा है। दिस इज साइन ए इंटू साइन बी, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 से डिवाइड करो, ट्वाइस साइन ए इंटू साइन बी क्या आएगा? हट, कॉस में आएगा, ट्वाइस साइन ए इंटू साइन बी, राइट? कॉस फॉर्मूला ठीक है, लिख डायरेक्टली ये लिख दिया, म्यू AC बाई 2 हो गया, ऊपर 2 नीचे 2 डिवाइड किया था तो 2 रह गया, तो क्या है? कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, और यहाँ पर क्या हो गया? कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल सिग्नल। इसमें कितने सारे फ्रीक्वेंसीज हैं? 3 फ्रीक्वेंसीज, बिकॉज यार देयर आर 3 साइनसॉइड्स, 3 साइनसॉइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा? एक ये साइन का फंक्शन, एक ये कॉस का फंक्शन, ये भी एक कॉस का फंक्शन। इसका फ्रीक्वेंसी कितना? ओमेगा सी। उस फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड कितना है? AC। डायग्राम देख के समझ में आ रहा है? उस ओमेगा सी से थोड़ा कम ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, उस ओमेगा सी से थोड़ा ज़्यादा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, तो उन दोनों को साइड बेंच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइड बेंच। और यहाँ पर ओमेगा के रेस्पेक्ट में हमने एम्पलीट्यूड लिख के रखा है। ओमेगा सी के अगेंस्ट कितना है? AC, और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम या ओमेगा सी प्लस ओएम का मैग्नीट्यूड कितना है? म्यू AC बाई 2। इज दैट क्लियर? समझ में? सो दिस इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इज दैट क्लियर? So what's the first thing?